नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित मारवा और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के उस बेसमेंट में उस किंग के सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ रहे थे। अब वहां पर स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है कि हमें कुछ टाइम के लिए शायद अपने इस मास्क को हटा देना चाहिए ताकि जब हमें इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत हो तब हम इसका यूज कर सकें, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर हमें कितना समय लग सकता है, इसलिए हमारे पास इस ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड है। स्वाति मल्होत्रा की बात को मानते हुए रोहित भी जब अपने नाक से अब उस मास्क को हटाता है तो उसे वहां पर वो केमिकल अब धीरे धीरे उसके नाक से अब उसे चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका असर अब उसके दिमाग तक जाता है तो रोहित मारवा को अब हल्की हल्की कुछ चीजें याद आने लगती है, क्योंकि उसके नाना ने उसकी याद को थोड़ा थोड़ा करके मिटा दिया था। रोहित की आंखों में उस दिन के को याद करके अब आंसू थे, क्योंकि उसे वो दिन याद आ जाता है जिसमें उसे लग रहा था कि उसे मारने की कोशिश किसने की है और उसके मुंह से अब यही निकल गया था कि क्या फायदा है मेरे डिफेंडिंग चैंपियन होने का, जब मैं उस दिन अपने पापा को ही बचा नहीं पाया और ना ही खुद को। क्योंकि जब रोहित यहाँ पर आया था तो उसे यहाँ पर अब अपने पापा और अपने खुद की जब उनकी दोनों की ही जान लेने की कोशिश की गई थी तब उसे वो दिन याद आ जाता है। रोहित की ये बात जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा के कानों में गई तो वो बस फटी हुई आंखों से ही अब रोहित को ही देख रही थी कि आखिर यहाँ पर आने के बाद अब रोहित ये क्या कह रहा है। स्वाति ने अब रोहित को के कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा, ये क्या कह रहे हो रोहित, तुम्हारे पापा मतलब तुम ठीक तो हो ना, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे। आवाज जैसे ही अब रोहित के कानों में आई तो उसे अब उस रात का सच भी अब याद आ गया था और खुद को अब वो संभालते हुए रोहित अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब इन बातों को सोचकर रोहित वहीं पर अपनी जगह पर बैठ गया था। इसलिए अब रोहित ने स्वाति मल्होत्रा से ही अब सवाल करना शुरू कर दिया था। रोहित मारवा ने कहा कि ऐसा कैसे कर सकती हैं आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया था आपने, मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा करना तो दूर, मैं कभी उसके बाद साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। जवाब दीजिए मुझे, उस रूम में आप भी मौजूद थी ना, क्यों आपने और मेरे नाना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि रोहित को यहाँ पर सिर्फ एक ही बात याद नहीं आई थी, क्योंकि उसके नाना ने उसे जितनी बार भी उससे मिलने की बात और हर एक बात जिसके बारे में उसे भूल जाने के लिए उसे इंजेक्ट किए जाते थे, आज यहाँ पर इस केमिकल के संपर्क में आने पर उसे अब हर एक वो बात याद आ गई थी जो उसके साथ अब तक हुई थी। जितनी भी याददाश्त उसकी मिटाने की कोशिश की गई थी वो सारी ही बातें अब उसे याद आ रही थी। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखकर वो सारी ही बातों को समझ गया था, इसलिए अब वो सीधा ही अब उससे ये सवाल करने लग जाता है। स्वाति मल्होत्रा ने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो जिस रोहित की मदद के लिए यहाँ पर आई थी वही उससे सवालों के बीच में ले आएगा, क्योंकि अब तो रोहित जानता था कि मैंने उस रात को क्यों ये सब कुछ किया था और उस रात मैंने ही क्या क्या किया था। स्वाति मल्होत्रा अब कुछ पल के लिए तो चुप थी, क्योंकि उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित के इन सवालों को कैसे फेस करे, क्योंकि वो तो खुद यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन इस केमिकल का असर उसके दिमाग पर इतना होगा कि उसे सब कुछ याद आ जाएगा, ये तो स्वाति मल्होत्रा ने भी खुद नहीं सोचा था। स्वाति मल्होत्रा अब खुद को कंट्रोल करते हुए अब बड़े ही पेशेंटली कहती है, मेरे ख्याल से अभी हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि रोहित अभी बस यही सही होगा। रोहित, तुम्हारे सारे ही सवालों के जवाब तुम अब जानते हो। मुझे अनिका को बचाना था, उसके 20 साल की होने से पहले ही मैं चाहती थी कि वो माँ बन जाए, लेकिन क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही जरूरी था, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद
अनिका अपनी जान तक गवा देती। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि किंग ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि मैं जो चाहती थी वो तो मुझे पता था, लेकिन किंग ऐसा क्यों चाहते थे वो मुझे नहीं पता था। क्योंकि अब तो तुम सब कुछ जान ही गए होगे कि उस रूम में अब आने से पहले ही तुम वहां पर पहुंचने से पहले ही ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। तुम्हें उस समय ड्रग दिया गया था और वो काम तो मेरा नहीं था। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि मैं इस टॉपिक पर सच में ही बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है। और अब स्वाति और रोहित दोनों ही अब आगे बढ़ते हुए वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि अब रोहित ने भी यही सोचा कि अब यहाँ पर ज्यादा देर तक वो अंदर नहीं रुक पाएंगे, और अगर उन्होंने अभी इन्हीं सभी बातों को अगर यहाँ पर उठाए तो शायद वो यहाँ पर जिस मकसद से वो आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, वो उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोहित ने भी इसे फ्यूचर के ऊपर छोड़ दिया कि वो यहाँ से जाने के बाद उससे स्वाति मल्होत्रा से इस बारे में बात करेंगे। ये सोचकर अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। स्वाति और रोहित दोनों ही अब हैरान थे कि एक छोटे से रूम को किस तरह से यहाँ पर एक भूल भुलैया बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसे जैसे ही अलग अलग स्टेप से होकर गुजरना पड़ रहा था, जिसमें यहाँ पर उनकी जान को भी रिस्क था। लेकिन दोनों ही अपनी जान को आज हथेली पर रख कर आए थे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ रोहित का साथ दे रही थी और रोहित को यहाँ पर अब हर हाल में उस सच को जानना था जो किंग उससे इतने सालों से छुपाते हुए आए थे। साथ के साथ दोनों ही जब यहाँ के इस भूल भुलैया को देख रहे थे तो दोनों ही मन ना चाहते हुए भी किंग के ऊपर बड़ा ही प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि किंग ने यहाँ पर सच में जैसे जैसे भूल भुलैया बनाए हुए हैं वो किसी नॉर्मल इंसान के दिमाग की सोच तो हो ही नहीं सकता। किंग ने जैसे जैसे सोचकर यहाँ पर इतना एडवांस काम किया हुआ था, उसे देखकर अब वो दोनों ही उसके ऊपर प्राउड भी फील कर रहे थे। हालांकि दोनों की अपनी अपनी शिकायतें थी। स्वाति और रोहित अब आगे बढ़ते हैं तो अब एक बार फिर से वो दोनों को अब एक जोर का शॉक लगता है, क्योंकि यहाँ पर उनको फिर से ही एक बिजली का करंट लगता है और वो दोनों ही अब एक ही झटके से वहां पर नीचे गिरते हैं, क्योंकि ये शॉक बहुत ही तेज था। और कुछ ही देर में अब उनके सामने एक दीवार आ जाती है जो कि अब तक इनविजिबल थी, क्योंकि जैसे ही ये दोनों जा रहे थे तो जब ये आगे बढ़ रहे थे तो ये अब उसी इनविजिबल दीवार से टकरा जाते हैं, जिससे टकराते ही अब उन दोनों को ही बड़ी ही तेजी से उनकी पूरी ही बॉडी में उन्हें करंट महसूस होता है। स्वाति मल्होत्रा और रोहित अब दोनों अभी उस दीवार को ही देख रहे थे कि तभी अब दोनों के ही कानों में अब फिर से एक AI वॉइस आती है। ये AI वॉइस से एक अलर्ट मैसेज था जो ये कह रहा था कि इफ यू वांट टू गो इनसाइड प्लीज एंटर द पासवर्ड। क्योंकि किंग ने यही सोचा था कि अगर कोई यहाँ पर भूलकर उसके इसे यहाँ तक अगर पहुंच भी जाता है तो उससे आगे जाने के लिए भी किंग ने यहाँ पर एक ऐसी वॉल बनाई हुई थी जिसमें जो किसी को दिख नहीं रही थी, और अगर किसी को वो दिख नहीं रही थी तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पर आएगा वो इस दीवार से टकराएगा और उस टकरा के उसे करंट लगेगा, और साथ के साथ वो बस इस दीवार को तभी क्रॉस कर जा सकता है जब इसमें किंग का इंटर किया हुआ करेक्ट पासवर्ड डाला जाएगा। अब उसे अलर्ट को सुनते ही तो अब स्वाति मल्होत्रा ने अब अपने हाथ में अपना फिर से टैब लिया और अब वो उस टैब में अब फिर से कुछ टाइप करने लगती है। कुछ ही देर की टाइपिंग के बाद अब स्वाति मल्होत्रा ने उस पासवर्ड को हैक कर लिया था, क्योंकि ना तो स्वाति मल्होत्रा इस वॉल के पासवर्ड को जानती थी और ना ही रोहित मारवा इस वॉल के पासवर्ड को जानता था। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उसने इस दीवार के पासवर्ड को हैक करना ही बेटर समझा ताकि वो इससे अगले स्टेप में जा सके। स्वाति ने अब तक उस पासवर्ड को हैक कर लिया था और अब वो रोहित मारवा की तरफ देखते हुए कहती है अब चलो अंदर। ये सुनते ही अब रोहित खड़ा होता है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब उस पासवर्ड को टाइप करती है तो अब वो दीवार अपने आप ही वहां से हट जाती है। उस दीवार के वहां से हटते ही जब स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों की ही नजर जब सामने जाती है तो वो एक हॉस्पिटल वार्ड का रूम जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस वॉल के हटते ही अब उन्हें वहां का सारा नजारा देखने को मिल रहा था। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को किसी हॉस्पिटल के एक
आईसीयू रूम की तरह बनाया गया है। जैसे जैसे वो दोनों अब अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे कि दोनों की ही नजर अब उस रूम में लेटे हुए एक शख्स पर जाती है, क्योंकि जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक मेडिकल बेड के ऊपर एक शख्स वहां पर लेटा हुआ दिखाई देता है। अब तक वो दोनों ही उस शख्स के पास पहुंच गए थे। जैसे ही दोनों ने अब उस बेड पर लेटे हुए शख्स को देखा तो दोनों को ही मानो एक 440 वोट का एक झटका लगा था, क्योंकि किंग जिस इंसान को इतने सालों से ये सबसे छुपा रहे थे, आज स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ही अब उस इंसान तक पहुंच चुके थे, क्योंकि ये इस शख्स को ही किंग ने बड़ी ही सेफली यहाँ पर रखा हुआ था। उस शख्स को देखते ही अब रोहित के मुंह से अब एकदम से ही निकल गया, पापा आप। ये सुनते ही तो अब स्वाति मल्होत्रा को पहले ही एक 440 वोट का झटका लगा था, लेकिन रोहित के मुंह से पापा शब्द सुन के तो अब स्वाति को एक दूसरा डबल झटका लगा, क्योंकि स्वाति इस शख्स को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि जिस वक्त अनिका का जन्म होने वाला था उस वक्त भी बड़ी रानी ने इन्हें ही वहां पर मैसेज करके उनकी मदद के लिए बुलाया था, और इन्होंने अकेले ही सभी दुश्मनों का अंत किया था। जब स्वाति मल्होत्रा की डिलीवरी होने वाली थी और सबकी सिक्योरिटी को इनसिक्योर किया था। स्वाति आज भी इनके लिए उतनी ही ग्रेटफुल है जितनी वो उस समय थी, क्योंकि अगर ये आदमी नहीं होता तो पता नहीं स्वाति के साथ उस समय क्या होता। स्वाति मल्होत्रा इसलिए हैरान थी कि आखिर रोहित इस इंसान को कैसे जानता है। स्वाति ने रोहित से पूछ ही लिया कि ये तो बड़ी रानी के बड़े भाई है ना, मिस्टर धनंजय पीरामल, क्या तुम इनके बेटे हो? रोहित मुझे सच सच बताना, तो क्या तुम ही इनके बेटे हो? स्वाति के इस सवाल पर अब रोहित मारवा कहता है कि हाँ आप सही कह रही हैं, ये वही है, लेकिन ये धनंजय पीरामल नहीं बल्कि ये धनंजय मारवा हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है कि हर परिवार के अपने अपने कुछ राज होते हैं, शायद इसीलिए ही आप इन्हें राजमहल के बेटे के तौर पर जानती हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये राजमहल के बेटे ना होकर ये मारवा परिवार के बेटे हैं। रोहित अब उस शख्स के पास आकर बैठ जाता है तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब उनके पास रखी हुई एक फाइल को अपने हाथ में लेकर एक एक पेज को अब पढ़ने लगती हैं, क्योंकि रोहित जब अपने पापा के पास बैठता है तो अब वहां पर स्वाति की नजर अब एक टेबल पर रखी हुई एक फाइल पर जाती है, तो उस इंसान के बारे में पूरी ही केस स्टडी करने के लिए अब स्वाति मल्होत्रा उस फाइल को उठाती है और उसको बड़ी ही डीपली से पढ़ने लगती है कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या है और ये ऐसे यहाँ पर लेटा हुआ क्यों है। और उस फाइल को वो अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर वो अब अपने आसपास देखती है तो वो समझ जाती है कि आखिर क्यों किंग ने इतनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई हुई है कि ताकि कोई भी इंसान, कोई भी दुश्मन इन तक ना पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ पर इनकी सेफ्टी के लिए ही किंग ने इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई थी। वहाँ रोहित उस शख्स के हाथ पकड़कर बस उसे ही देख रहा था और रोहित की आंखों से बस अब लगातार आंसू ही गिर रहे थे। वो बस अपने मन में यही सोच रहा था कि कितना बदनसीब बेटा हूँ मैं। अरे वो जिस दिन उसे ये पता चला था कि उसके पिता कौन है, उसी दिन ही उसके पिता को उनके ही अपनों ने धोखे से मार दिया था, क्योंकि जिस दिन ये घटना थी उसी दिन ही रोहित को अपने असली पिता के बारे में पता चला था। लेकिन जैसे ही उसे इसके बारे में पता चला था तभी उसे अपने पापा को ऐसे मरते हुए देखना पड़ा था। अपने इन्हीं ख्यालों में रोहित मारवा अब यही सोच रहा था कि उस औरत का तो समझ में आता है कि उसने इन पर वार क्यों किया था, लेकिन उन्होंने इन्हें क्यों मारा था ये मुझे आज तक भी समझ नहीं आया। रोहित बार बार बस अपने हाथ की उंगलियों को उस शख्स के नाक के पास लेकर जा रहा था ताकि रोहित ये चेक कर सके कि वो सच में जिंदा भी है या इसे वेंटिलेटर पर ऐसे ही रखा गया है। रोहित अभी अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसे स्वाति मल्होत्रा की फिर से आवाज आती है। स्वाति मल्होत्रा अब कहती है, रोहित ये अभी भी कोमा में ही हैं, तुम घबराओ मत, इनकी सांसें चली हुई है लेकिन हाँ ये कोमा में है। मैंने इनकी अभी के अभी पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये काफी सालों से कोमा में है, लेकिन हाँ ये सुन सकते हैं बस रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतनी डेफिनेटली मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ, तुम इससे जो भी कोई भी बात करोगे उनके दिमाग तक तुम्हारी बातें जरूर जाएगी, लेकिन हाँ इस समय वो तुम्हें किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित
रोहित कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये पिछले 15 साल से कोमा में हैं और मुझे अब तक लग रहा था कि ये मर चुके हैं, क्योंकि जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ तो उसी दिन ही मैंने ये समझ लिया था कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। ये कहते हुए ही अब रोहित एक छोटे से बच्चे की तरह अब रोने लगता है कि तभी रोहित के को अपने सीने से लगा। अब स्वाति मल्होत्रा रोहित को अब ऐसे रोता हुआ देखकर अपने सीने से लगा लेती है और अब स्वाति मल्होत्रा उसे अपने गले से लगाते हुए कहती है, खुद को संभालो रोहित, एक दिन ये जरूर ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है और पहले की ही तरह ये अपनी सारी ही जिम्मेदारियों को संभालने लगेंगे। तुम संभालो खुद को। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि क्या अम्मा, क्या अनिका इन्हें सच में ठीक कर सकती है, क्योंकि इन्हें देखकर अब रोहित के दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि अगर सच में इसे कोई ठीक कर सकता है तो बस वो अनिका ही है, क्योंकि अनिका ही इन्हें ठीक कर सकती थी। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मैं ये रिपोर्ट अपने साथ लेकर चलती हूँ और फिर मैं इसे अनिका को दे दूंगी। और तुम तो जानते ही हो ना कि डॉक्टर अमृता को लोग मिरेकल डॉक्टर भी कहते हैं। मुझे पूरा ही भरोसा है कि वो इन्हें जरूर ठीक कर देगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो। और मुझे लगता है तुम्हें भी अनिका पर इतना ही भरोसा करना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब स्वाति मल्होत्रा रोहित मारवा से कहती है, क्या तुम ये बात जानते हो कि आयशा तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही ये जान गई थी कि तुम्हारे पिता ये हैं, उसने खुद मुझे ये सब बताया था। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित को कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो सच में इस बात को जानता था कि उसके जन्म के बाद कुछ महीने तक उसकी दोनों माँ साथ में ही थी। वहाँ दूसरी तरफ अब तक राजमहल में ये सब कुछ शांत हो गया था। सारे ही सिक्योरिटी गार्ड अब उन फाइटर्स की डेड बॉडी को वहाँ से दूर लेकर जा रहे थे। कविना आलिशा ने अब करण गुलेरिया को देखते हुए कहा कि आप राजमहल के अंदर आइए, हमें आपसे अभी कुछ जरूरी बात करनी है, क्योंकि कविना आलिशा के दिमाग में अभी भी यहाँ पर करण की कही हुई बात ही घूम रही थी। जब करण गुलेरिया ने आकाश गुलेरिया को कहा था कि गोली बिल्कुल भी मत चलाना, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है। कविना आलिशा ने हालांकि आकाश गुलेरिया को ये जरूर कह दिया था कि तुम मिस्टर करण गुलेरिया की बात पर यकीन मत करना, उन्होंने बस मुझे बचाने के लिए कह दिया होगा। लेकिन अगर सच देखा जाए तो कविना आलिशा के अंदर भी अभी यही तूफान मचा हुआ था कि आखिर करण गुलेरिया ने किस बेस पर उसे ये कहा था। ये कहते हुए ही अब कविना आलिशा राजमहल के अंदर चली जाती है, तो वहीं उनके पीछे पीछे अब करण गुलेरिया भी वहां पर उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और उनके साथ में आकाश और मयूर भी उनके पीछे पीछे ही जाने लगते हैं। तो वहीं बड़ी रानी अभी बच्चों से कहती है कि आप चारों जाकर लतिका के रूम में जाकर खेलिए, क्योंकि बड़ी रानी नहीं चाहती थी कि अभी यहाँ पर जो भी बात होने वाली थी उसे बच्चे भी सुने या बच्चों के मन पर किसी भी तरह का कोई भी असर हो। और अब वो आर्यन और अलेक्जेंडर से कहती है कि इस बार हमें चेस बोर्ड मंगवाया है, वो भी लतिका के रूम में ही रखवाया गया है, आप दोनों भी जाएं, क्योंकि आप दोनों वहां पर तब तक चेस खेल सकते हैं। बड़ी रानी की ये बात सुनकर वो सभी अब प्रिंसेस लतिका के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक बड़ी रानी नीचे हॉल की तरफ आ जाती है और वो देखती है कि आलिशा एक जगह खड़ी होकर बस करण गुलेरिया को ही घूर घूर कर देख रही थी, क्योंकि वो बस अपने उन्हीं सवालों का जवाब अब करण गुलेरिया से चाहती थी, जो सिर्फ करण गुलेरिया ही दे सकते थे। अब तक करण गुलेरिया भी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि आखिर कविना आलिशा ने उन्हें अंदर क्यों बुलाया है। अब करण गुलेरिया, आकाश और मयूर तीनों ने ही जल्दी से अब अपने फेस मास्क को निकाल दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर उनके दुश्मन नहीं थे और कविना आलिशा के सामने अब उनसे फेस मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बड़ी रानी अब तक नीचे आ गई थी, तभी उनके कानों में अब कविना आलिशा की आवाज सुनाई देती है, जो कि अब करण गुलेरिया से सवाल कर रही थी कि अभी जो आपने कहा कि वो सच है या झूठ, क्योंकि पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि एक पल के लिए तो मुझे भी आपकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आपने ये सच किया था या सिर्फ मुझे बचाने के लिए एक झूठ बोला था। कविना आलिशा की यह बात सुनकर अब करण गुलेरिया बड़ी रानी की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने उस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा है जो मैंने आपके भाई धनंजय पीरामल के साथ किया था।
उन्होंने खुद उस एग्रीमेंट में लिखा था कि जब तक आलिशा खुद को संभालने लायक नहीं हो जाए मैं उसे सच नहीं बताऊंगा। लेकिन अब तो वो एक रानी बन चुकी है। करण गुलेरिया भी ये बात बड़ी रानी की तरफ देखकर कहते हैं, क्योंकि बड़ी रानी इस एग्रीमेंट के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, जो कि करण गुलेरिया और यहाँ पर धनंजय पीरामल के बीच में हुआ था। इसलिए कविन आलिशा से बात करने से पहले करण गुलेरिया अब उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि उन्होंने किसी भी एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा है, क्योंकि इसके बदले में क्या तूफान आ सकता था, करण गुलेरिया इस बात से अभी भी अनजान नहीं थे। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, आपके पास क्या सबूत है कि मैं इस आकाश की बहन हूँ? और दूसरी बात यह है कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं? क्योंकि आपके कहे अनुसार अगर मैं आकाश गुलेरिया की बहन हूँ तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। कविन आलिशा के इस सवाल पर तो अब करण गुलेरिया ने अपनी आंखें एकदम से ही नीचे झुका ली थी, क्योंकि अभी करण गुलेरिया सच तो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वो अभी उन्हें उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते थे। करण गुलेरिया के अब इस रिएक्शन पर तो अब कविन आलिशा ने उन्हें कहा, क्या आपने सोचा नहीं था कि अगर आपका द्वारा अगर ये सच बाहर आएगा कि मैं आपके हिसाब से आकाश की बहन हूँ तो भी आपने इस बात को कैसे इग्नोर कर दिया कि हमारे पेरेंट्स को लेकर मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं करूंगी या मैं कोई भी आप पर सवाल नहीं उठाऊंगी। पहले आप हमें इस बात का प्रूफ दीजिए कि आपने जो भी कहा है वो सच है, उसके बाद ही हमसे बात करना, क्योंकि अगर आप मुझे ये प्रूफ नहीं दे पाए तो तब तक मैं आपकी इस बात को झुठलाती हूँ। कविन आलिशा की ये बात सुनकर तो अब करण गुलेरिया अब उसकी तरफ बड़े ही ध्यान से देखते हैं, अपनी नजरों को उठाकर, और फिर वो कहते हैं, ठीक है रानी साहिबा, अब मैं तुमसे प्रूफ के साथ ही बात करूंगा, क्योंकि जब तक मैं इस प्रूफ को नहीं लेकर आता तब तक इस बारे में मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगा। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया वहां से मुड़कर जाने लगते हैं। वो जैसे ही मुड़ते हैं बाहर निकलने के लिए कि तभी उनके कानों में अब एक आवाज आती है, नानू हमें भी ले चलिए ना, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रिया की थी। करण गुलेरिया जैसे ही पीछे मुड़े तो ये आवाज रिया की थी। अपने बच्चों को यहाँ पर देखकर करण गुलेरिया अब कहते हैं कि जैसे आप तीनों यहाँ पर आए थे वैसे ही चले जाइए। ये सुनते ही तो अब तीनों ही बच्चे अब जल्दी फिर से स्टेयरकेस से नीचे उतरकर दौड़ते हुए ही अब अपने नानू के पास आ जाते हैं, और वो तीनों ही अब जोर से अपने नानू को चारों तरफ से हक करते हुए कहते हैं, नानू हमें पता है हमने जो भी किया वो गलत किया, हमें इस तरह से छुप कर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए ये ठीक भी नहीं था। हमें पता है आप हमसे नाराज हैं, इसीलिए ही शायद आप ये बात कह रहे हैं। इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं कि पहले घर चलो, वहां चलकर बात करते हैं, अभी यहाँ पर बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। करण गुलेरिया अब तीनों ही बच्चों को लेकर ही वहां पैलेस से बाहर निकल रहे थे, तो वहीं तीनों ही बच्चे राजमहल में बड़ी रानी कविन आलिशा और प्रिंसेस लतिका को बाय बोल रहे थे, क्योंकि तीनों ही बच्चे जिस मकसद से यहाँ पर आए थे वो अब तक पूरा हो गया था। उन्होंने सेफली कविन आलिशा को बचा ही लिया था। बच्चों को देखकर तो उन तीनों के ही चेहरे पर अब एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि बड़ी रानी कविन आलिशा और लतिका सच में ही मन उन्हें थैंक यू कह रही थी, क्योंकि सच में अगर आज ये तीनों ही बच्चे नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। कुछ देर के बाद अब सभी करण गुलेरिया की गाड़ी में बैठ गए थे, और कुछ ही देर में गाड़ी उनके पैलेस के लिए भी निकल गई थी। यहाँ पर करण गुलेरिया के और बच्चों के जाने के बाद यहाँ राजमहल में अब जैसे ही सब सन्नाटा हुआ तभी भागते हुए हेड सर्वेंट अब वहाँ पर आते हैं। हेड सर्वेंट अब नीचे आकर अब कविन आलिशा से कहता है, रानी साहिबा एक आदमी किचन में अधमरी हुई हालत में पड़ा हुआ है, और वहाँ ऊपर तो एक कमरे में 2 औरतें हैं, क्या करना है उनका। हेड सर्वेंट की ये बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, मामा आप चाहे जो भी डिसीजन लो वो डिसीजन आपका ही होगा, लेकिन आपके डिसीजन लेने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपको ध्यान रहे कि आप उन तीनों को सेव करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उन लोगों ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही परेशान किया है। प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा हेड सर्वेंट से कहती है, पहले उन तीनों की मौत हो जाए इसे इंश्योर कीजिए, और उसके बाद ही इनकी बॉडी को जला दिया जाएगा,
क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि वो इंसान अभी जिंदा बचे। कवीना अलीशा की ये बात सुनकर अब हेड सर्वेंट कहता है, ओके मैडम, जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा, और फिर वो किचन की तरफ जाने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट में जॉन और एनिका बॉटनी डिपार्टमेंट के बेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। तो वहीं अनिका की नजर अब ऊपर 6th फ्लोर पर बालकनी में खड़े हुए रघुवीर शेखावत पर जाती है, तो उसका तो एकदम से ही खून खोलने लगता है, क्योंकि अनिका ने वहां से जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो उसे रघुवीर शेखावत वहीं बालकनी में खड़ा हुआ दिखाई देता है। अनिका अब निखिल से कहती है, तुम अब अपार्टमेंट के कैमराज को संभालो, मैं अब इसे संभाल कर आती हूँ, क्योंकि इससे भी मेरा हिसाब अभी कुछ अधूरा रहता है। अनिका की ये बात सुनकर अब निखिल भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, और फिर वो अपने टैब को जल्दी से निकालकर अब उस अपार्टमेंट के कैमरास को हैक करने लगता है। तो वहीं अब तक अनिका अपने तेज कदमों से अपार्टमेंट के अंदर जाने लगती हैं, क्योंकि आज उसे रघुवीर शेखावत से भी बदला लेना था, क्योंकि इन सब के पीछे वो ही था, तो कम से कम वो इसे तो अच्छा खासा सबक सिखा ही सकती थी। यहाँ अक्षय वर्मा को अभी यही लगता है कि अब उसे यहाँ पर केमिकल अटैक शुरू कर देना चाहिए, और इसके लिए मुझे बॉटनी डिपार्टमेंट के बेसमेंट के उस रूम में जाना होगा जहाँ पर ये केमिकल है, क्योंकि अब समय आ गया है इस केमिकल को स्प्रेड करने का। वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका उस 6th फ्लोर पर आ चुकी थी, और वो अब उस रूम के पास आ जाती है। उसके बाद अब वो वहां पर राकेश दीक्षित के फ्लैट की डोरबेल बजाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इसी रूम में ही उसे रघुवीर शेखावत विंडो पर दिखाई दिया था। कुछ देर के बाद जब रघुवीर शेखावत ने दरवाजा खोला तो उसे लगा कि शायद अक्षय वर्मा ही वापिस आया होगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर अक्षय वर्मा की जगह उसे कोई और ही मिलेगा। इसलिए जैसे ही उसने जब सामने देखा तो ये दुश्मन फाइटर है, इससे पहले कि वो दरवाजा अनिका के मुंह पर फिर से बंद करता कि तभी अनिका ने एक लात रघुवीर शेखावत के सीने में इतनी जोर से मारी जिससे कि वो अनबैलेंस हुआ, और उसने जिससे कि वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ अनबैलेंस हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था, और अब उसने भी फाइटिंग पोजीशन ले ली थी अनिका से लड़ने के लिए। और कुछ ही देर में वहां पर अब अनिका और रघुवीर शेखावत के बीच में अब एक भयंकर फाइट शुरू हो गई थी। दोनों की फाइटिंग ही काफी टक्कर की थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। अनिका ने रघुवीर शेखावत की फाइटिंग कर्नाटक आइलैंड पर देखी थी, जब अनिका यामारवा हाउस में अपने स्क्रीन पर लगी हुई LCD के द्वारा ही कर्नाटक में हो रही सभी फाइटिंग को देख रही थी। तभी उसी वक्त ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि सच में इसकी फाइटिंग कितनी जबरदस्त है, और अगली बार जब रघुवीर शेखावत के साथ उसका सामना होगा तो वो बोर उससे ज्यादा ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन यहाँ अनिका भी अब हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए अनिका ने लगातार अपनी अटैकिंग को जारी रखा। अनिका जानती थी कि वो धीरे धीरे इसी तरह से ही अटैक करके इसकी एफिशिएंसी को कम करेगी, क्योंकि अनिका का मकसद बस पहले उसकी एफिशिएंसी को कम करना था और फिर उसे एक फाइनल वार देना था, और उसके बाद ही वो अपना फाइनल अटैक कर पाएगी। वहाँ दूसरी तरफ अब तक अक्षय वर्मा सबकी ही नजरों से छुपकर अब वो बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो वो देखता है कि दुश्मनों की तरफ से 2 फाइटर्स अब उस रूम में जा रहे थे। ये देखकर अब अक्षय वर्मा अपने मन में ही यही सोचता है कि ये दोनों बेवकूफ अपनी मौत की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अक्षय वर्मा अभी अपने ख्यालों में ही ख्याली पुलाव बुनाता है, क्योंकि यहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ पर ही तो वो केमिकल रखा गया है, और अगर यहाँ पर मैंने उस केमिकल को छोड़ दिया तो ये तो यहीं पर ही मर जाएंगे। सच में ये दोनों कितने ही बेवकूफ हैं। अक्षय वर्मा अभी इस बात से अनजान था कि वो दोनों फाइटर कोई इंसान नहीं बल्कि वो रोबोट थे, क्योंकि इस केमिकल का उन दोनों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होने वाला था। वहीं अब तक अक्षय वर्मा अब उस रूम में पहुंच गया था जहां पर वो केमिकल रखा हुआ था। अक्षय वर्मा ने सबसे पहले वहां पर पहुंचकर अब उस केमिकल को रिलीज कर दिया था, जिसके असर से इंसान अपनी एफिशिएंसी को खो देता है।
फाइनली अब अक्षय वर्मा ने अपने इस अब लास्ट अटैक को छोड़ दिया था, क्योंकि अब अक्षय वर्मा को बस इसी के दम पर ही जीतने की उम्मीद थी। क्योंकि अक्षय वर्मा जानता था कि जैसे ही ये केमिकल यहाँ पर पूरे ही कॉलेज में फैलना शुरू होगा तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का यहाँ पर बुरा हाल हो जाएगा और इन लोगों की मौत यहीं पर ही निश्चित है। उसके द्वारा भले ही वो अब तक कितनी ही इस फाइट को अब तक हारता हुआ आया था, लेकिन लास्ट में जीत तो उसी की होगी। वो बस अब अपने मन ही मन में अब अपनी जीत मनाने लग गया था, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से विश्वास था कि अभी से केमिकल के दम पर तो आज वो यहाँ पर इस मिशन को जीत ही सकता है। जो काम वो अब तक पूरा नहीं कर पाया था वो शायद अब उसके सर जी की उम्मीदों पर शायद वो खरा उतरे इस केमिकल की वजह से।